हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन से संबंधित यानी जनसंख्या से संबंधित कुछ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण आपके न्यूज़ हैं जो आर्टिकल्स आए हुए हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो पॉपुलेशन होता है उससे क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानियां होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, और भारत के संदर्भ में क्या लाभ है क्या हानि है ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और मुख्य रूप से यह जो टॉपिक है एक दो रिलेटेड रूप से आप जोड़ सकते हैं। एक प्रीलियम से संबंधित भी है और मेन से रिलेटेड भी अगर आप देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से विवेचना कर सकते हैं। तो आइए, आपका आज का मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो है कि लगातार तीसरे साल भी जो चाइना की जनसंख्या पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, डिक्लाइन हुई है, गिरी हुई है। ठीक है, अब जनसंख्या का गिरना का क्या मतलब होता है कि जनसंख्या का गिरना का मतलब होता है कि जो जनसंख्या यानी उत्पाद है, जनसंख्या उत्पाद मतलब टोटल जो चाइल्ड फर्टिलिटी रेट है जिसको TFR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, नीचे गिर गया है। तो ऐसे सामान्यतः माना जाता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, दो संबंध 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको पता भी है कि चाइना में पहले चलता था 2 चाइल्ड पॉलिसी, अभी पिछले वर्ष जो है चाइना ने शुरू किया, पॉपुलेशन जब उसका गिर रहा था तो 3 चाइल्ड पॉलिसी शुरू किया, पहले से लागू हुआ। भारत के संदर्भ में भी ऐसा एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा एक बिल लाया गया था कि पॉपुलेशन को रोकने के लिए, जनसंख्या जो विस्फोट है उसको रोकने के लिए, जो संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है उसको रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता है कि जो विधेयक आते हैं उसमें प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और गवर्नमेंटेड मेंबर भी ला सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं बाय द वे ही उस पास हो पाते हैं, और अधिकतर केस में नहीं पास होता है, मतलब बहुत सारे केसों में नहीं पास हो पाते हैं, बाय द वे पास हो पाता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक व्यक्ति का सामान्यतः 2 संबंधी 1 माने 2.1 बच्चा चाइल्ड्स हो। अब आप पूछेंगे कि 2.1 बच्चा थोड़ी होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2.1 तो होता नहीं है। तो 2.1 का मतलब ये औसतन है, ये क्या है, एवरेज है। यानी एक जनसंख्या को अच्छे वे में जाने के लिए, पॉपुलेशन के लिए कितना होना चाहिए, 2 संबंध यानी 2 संबंध 1 होना चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट। तो भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए फर्टिलिटी रेट के संदर्भ में, तो भारत का अभी भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से क्या है, कम है, 2.0 के आसपास है। यानी जितना औसतन सामान्य जनसंख्या रहना चाहिए, मतलब जितना जनसंख्या जो आगे आने वाले समय में पूरी जनसंख्या को क्या करे, रिकवर कर दे। मतलब अब ये जो बच्चे आज हो रहे हैं, जैसे हम लोग जो हैं, अब हम लोग जब समय के साथ क्या होंगे, ओल्ड होंगे, जब बूढ़े होंगे, तो बूढ़े होंगे तो कोई नई जो जनसंख्या है वह इतना होना चाहिए जो यह बूढ़े जो चले जाएं तो इस बूढ़े की जगह पे क्या कर दे, इसको रिप्लेस कर दे, तब तो पॉपुलेशन उतना रहेगा, बना रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, और टोटल फर्टिलिटी रेट औसतन यानी 2.1। ठीक है, औसतन कितना होना चाहिए, 2.1। ठीक है, और औसतन 2.1 मतलब किसी का 3, किसी का 4, किसी का 2, ऐसे कुल मिलाकर औसत एवरेज कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। लेकिन भारत का उतना कितना नहीं है, उतना नहीं है, 2.0 है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इसीलिए भारत इसके पक्ष में नहीं लाता है विधेयक। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो दूसरा कारण आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन है, इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध हो गया कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो क्या था, विश्व में सबसे पहले ज़्यादा पॉपुलेशन था, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश था वो क्या था, चाइना था। लेकिन अब क्या बन गया, अब इंडिया बन गया। हालांकि इंडिया में जो सेंसस है वह 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, 10 वर्षों के बाद, लेकिन यह 2021 में सेंसस नहीं हुआ। कारण था कोविड-19, जो कोविड-19 महामारी था उसके कारण ये नहीं हो पाया, आपको पता भी है। तो कोविड-19 होने के बाद ये धीरे धीरे डिले हो गया, अभी तक सेंसस नहीं आया, पुराना सेंसस ही प्रयोग किया जा रहा है, 2011 वाला ही। लेकिन अगर नया सेंसस आया, जनगणना हुआ, तो ये जरूर ही आप देखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या है, ये बताया जा रहा है 140 से प्लस हो गई है। तो इसका मतलब कि इंडिया की जो जनसंख्या है वर्ल्ड में वह सर्वाधिक है।
इंडिया की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो चाइना से भी सर्वाधिक हो गया, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वाला देश अगर इस समय वर्तमान में पूछेगा प्रश्न तो आप क्या लगाएंगे, इंडिया लगाएंगे। चाइना जो है अब सेकेंड नंबर पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अगर पॉपुलेशन वहाँ पे होता है तो पॉपुलेशन से क्या फ़ायदे हैं, यानी ओरिजिनली अगर देखें तो पॉपुलेशन अगर है यहाँ पे तो इससे क्या लाभ मिलेगा, लाभ इससे क्या है। तो अगर लाभ के बारे में हम लोग देखें कि पॉपुलेशन से क्या लाभ होने वाला है, तो पहला लाभ तो ये होने वाला है कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, यानी भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो इकोनॉमी है वह कैसी है, वह आप जानते हैं कंजम्पशन बेस्ड है। कैसा बेस्ड है, कैसा आधारित है, किस आधार पे है, तो वह है उपभोग आधारित। कैसा है, उपभोग आधारित है। तो उपभोग अगर आधारित है तो इससे क्या होगा, उपभोग आधारित अगर है तो इसका मतलब है कि इसमें डिमांड में तो कभी कमी नहीं आएगी, यानी डिमांड में कभी भी कमी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड कम नहीं होगा, डिमांड तो सबसे ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा रहेगा तो इकोनॉमी को बूम भी ज़्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि भारत में अगर सप्लाई सेक्टर और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी बराबर रहे तो धीरे धीरे क्या होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, जीएनपी में ग्रोथ होगा। अब आप बोलेंगे कैसे जीएनपी और जीडीपी में इसका लिंक है, तो मैं बताने का अगर प्रयास करूं कि जीडीपी और जीएनपी में इसका जैसे योगदान अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन में एज ए पर्सन है और भारत में जितने भी पर्सन है उनका इनकम अगर इंक्रीज हो जाए, इनकम जो है वह इंक्रीज हो जाए, तो आय अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंजम्पशन करने की यानी खर्च करने की, यानी क्रय क्षमता कहा जाता है जिसको, वह क्रय शक्ति क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, ये लोग जाके एक्सपेंड करेंगे। कहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, मार्केट में। किस पे, किसी वस्तु को खरीदने में, किसी गुड्स को या किसी सर्विस को खरीदने में क्या करेंगे, इस पैसे को, इस इनकम को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। दूसरा चीज़ कि यह जो इनकम आएगा यह ज़्यादा है तो इस पे कुछ भाग जो टैक्स के रूप में लगेगा वह डायरेक्ट जीएनआई में जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। दूसरा चीज़ कि जो चीज़ बचा हुआ अप्रत्यक्ष टैक्स में, यानी जैसे कोई गुड्स अगर आप खरीदते हैं तो उस पर जो आप कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो एक तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या बढ़ेगा कि साथ साथ जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जो अगर सप्लाई भी चैन सही रहा, यानी उत्पादन भी अगर सही रहा, तो साथ साथ ये क्या होगा, ये जाके यह लोगों का जब मांग ज़्यादा रहेगा, यानी मुख्य रूप से क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा रहेगी, खरीदने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, आय ज़्यादा रहेगी, तो गरीबी भी क्या करेगा, कम करेगा, असमानता भी क्या करेगा, कम करेगा। होगा कि नहीं होगा। अब इससे क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे बढ़ने वाला है। तो यह जो भारत का जो इकोनॉमी है, वह भारत की इकोनॉमी इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसा है, वह कंजम्पशन बेस्ड है। तो यहाँ तो पॉपुलेशन क्या करेगा, बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है, किसमें, अपने इकोनॉमी में, पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो। दूसरा अगर देखें तो यह जो इकोनॉमी के साथ साथ और किस में, तो जो डेमोग्राफिक डिफिडेंस है मुख्य रूप से इसमें भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि जो सिक्योरिटी है वहाँ पर भी इसका क्या हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेमिटांस जो बनाया जाता है, मंगाया जाता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर स्किल बढ़ाकर अलग अलग सेक्टर में इनका यूज जो है क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर इनके स्किल को बढ़ा के R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इनको ट्रेन करके फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो तीसरा क्या फ़ायदा है पॉपुलेशन से क्या है, तो हम लोग देखें एक किस लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पर देखें, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल पर देखें, फिर सिक्योरिटी लेवल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अब जो अगर निगेटिविटी देखें तो इसका पर्यावरण पे, इकोसिस्टम पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव है। इकोसिस्टम से प्रभाव के पर जो संसाधन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधन जो है, या उसके साथ ही यह जो प्रदूषण है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारे कंसर्न है
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग चाइना के तरफ देखेंगे कि चाइना में क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो चीन की जो सरकार जो है वो शुक्रवार में को कहा था कि तीसरे वर्ष भी उसकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में उसकी गिरावट आई है। अब इससे क्या हुआ, विश्व के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए आगे जनसंख्या की सबसे बड़ी चुनौती है। तो जनसंख्या की सबसे बड़ी चुनौती, जैसे एक बार निर्मला सीतारमण जी से पूछा भी गया था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्होंने बताया था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका प्रयोग सही है, मतलब प्रयोग मतलब कंजम्पशन बेस्ड। इसीलिए आप देखे होंगे कि अपने वहाँ जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, मुख्य रूप से किस कारण से होती है, डिमांड कभी कम होता ही नहीं है। यानी भारत जैसे देश में, जैसे विकासशील देश के अंतर्गत जो भारत आता है, उसमें डिमांड से कोई भी इकोनॉमी पे मुख्य रूप से देखा जाए, इन्फ्लेशन पे ज़्यादा, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें जो सप्लाई चेन होता है, उत्पादन जो होता है, उस पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो डिमांड तो हमेशा क्रिएट रहता है, हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए अब यहाँ पे चुनौती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें, इसीलिए जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, जैसे आप देखे होंगे FDI के माध्यम से ये सब कहाँ पर निवेश करते हैं, भारत में, ठीक है। और इसलिए कि यहाँ जनसंख्या जो है कंज्यूम करती है, तो कंज्यूम करेगी तो सीधे सीधे क्या होगा, उनके इकोनॉमी में योगदान होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। तो 2024 के अंत तक चीन की जनसंख्या 1.408 बिलियन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.39 मिलियन कम हुई है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि चाइना का जो है मुख्य रूप से जनसंख्या घटा है, उसका कारण है कि वहाँ पे वो वही काम किया था, क्या काम किया था, फाउंडेशन लगाने वाला जो 2 चाइल्ड एंड 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, उसके कारण। अब भारत भी, अगर जैसे बहुत लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि भारत को भी ऐसा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए विधेयक लाना चाहिए जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। अगर ऐसा विधेयक आता है तो क्या होगा, अब यह अगर ऐसा विधेयक आता है तो क्या होता है, तो आगे आने वाले 50 वर्षों के बाद हमारे पास जनसंख्या ही नहीं रहेगी, फिर इकोनॉमिक हमारा जो है, जिस बेस्ड पे है, जो परचेज बेस्ड है, वह प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी देखा जाए तो TFR हमारा क्या है, जो 2.1 होना चाहिए उससे भी कम है, 2.0 है। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा या यहाँ भारत जो है नहीं लाता है, ठीक। अब देखिए, सरकार ने बालिकाओं के चयनात्मक गर्भपात को समाप्त करने का प्रयास किया था वहाँ पर, लेकिन गर्भपात कानूनी और आसानी रूप से उपलब्ध होने के कारण अवैध सोनोग्राफी मशीनों का संचालन करने वाले व्यवसाय वहाँ पर फूल फल रहा था। ये भी इसमें योगदान है, जिसके कारण चाइना के जो है वहाँ भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। असंतुलित लिंग अनुपात सबसे बड़ा कारण रहा है, ठीक है। यानी प्रत्येक 100 जो गर्ल्स हैं उस पर लाखों लड़के पैदा होते हैं, जिसमें से चीन के कुंवारे लोगों में सामाजिक अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है। तो शुक्रवार की रिपोर्ट में इसमें बताया था कि लिंग असंतुलन को हर 100 महिलाओं पर 104.34 पुरुषों के रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं, पहले से ही आबादी का 5वां हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। अधिकाधिक का आंकड़ा जो है 310 मिलियन या कुल आबादी का 22% है। वही 2035 तक यह संख्या जो है 30% से अधिक होने का अनुमान है, ये चाइना के द्वारा लगाया गया है। और रिटायर्ड आयु में बदलाव की चर्चा भी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे अब इसमें ये बदलाव करने के लिए काम करेगा। जैसे हम लोग पिछले वर्ष भी देखे थे कि उसमें जब हुआ था, उसने सेंसस किया था, ऐसा हुआ था, तो उसने बदलाव करने की बात की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।